आप सभी का स्वागत है इस दूसरे वीडियो में जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के ऊपर बनाई जा रही है। आपको इस बारे में बताया जाएगा कि कैसे अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट ईरान के इंटरेस्ट से टकराने लगे। देखिए 79 में सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में घुसता है। उसी समय के आसपास ईरान में क्रांति होती है, इस्लामिक क्रांति कहते हैं उसको। शाह रजा पहलवी की सरकार को हटा करके अयातुल्ला ख़ुमैनी वहाँ के शासक बनते हैं, धार्मिक नेता बनते हैं। वही एक टाइम था, उसी के आसपास एक तरीके से सद्दाम हुसैन को भी पैदा किया गया। वही एक टाइम था जब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक उथल पुथल मचा के रख दी गई। उसका एक मेन उद्देश्य था कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो एनर्जी लाइन है, वो डिस्टर्ब ना होने पाए। जब किसी के घर में लड़ाई होगी तभी तक ही पड़ोसी आएगा इस बात को कहने कि भाई लड़ो मत। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ही चाहता है कि आपके घर में लड़ाई चलती रहे ताकि उसकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। जो शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए परमाणु योजना थी ईरान की, वो हल्का सा अपनी लाइन से हटने लगी क्योंकि उसको परमाणु बम चाहिए था। इसके कई कारण थे। एक तो ये था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि धार्मिक कारण भी था, धार्मिक अगुवा भी बनना था और दुनिया भर की चीज़ें थीं। इस बात की खबर जैसे ही मोसाद को लगती है, मोसाद ने एक काम किया कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अपने स्पाई भेज करके वहाँ पे एंट्री मारी और इसके साथ ही ईरान में जो न्यूक्लियर साइट्स के लिए जो सप्लाई हो रही थी उसके सामान भेजने में सेल कंपनी बनाकर गलत सामान भेजे गए, जिससे कभी वहाँ पर जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाए, आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए और लोग मर जाएं। दुनिया भर की चीज़ें थी उसमें, क्योंकि चीज़ें देखिए कुछ खुल के तो आती ही नहीं है। ये सब सामान सप्लाई जो हो रहा है वो भी छुप के हो रहा है, जो बनाया जा रहा है वो भी छुप के बनाया जा रहा है। कोई ओपनली तो सब चीज़ें होती नहीं डिस्कस, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। धीरे धीरे इस बात को समझ में आने लगा कि भाई कहीं ना कहीं इसमें इजराइल या वेस्टर्न वर्ल्ड का हाथ है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी बुलाई गई उन्होंने बताया कि आपके इस सिस्टम में खराबी थी। जब ईरान ने पीछे जाकर के जब चेक किया तो समझ में आया कि भाई ये सब तो आखिर वेस्टर्न वर्ल्ड से सामान आया था। कहीं ना कहीं इसमें ईरान का हाथ, सॉरी इजराइल का हाथ है ईरान के इस बर्बादी में। तो भाई समस्याएं बढ़ने लगीं। फिर क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो उस समय एक और चोर सामने आता है, दुनिया का असली चोर, अब्दुल कादिर खान, जो परमाणु बम चुरा करके लाए थे और उन्होंने दुनिया भर के सामने कहा कि भाई ये मुसलमानी बम है ना, इस्लामिक बम है, और दुनिया भर के जो इस्लामिक देश हैं वो हमको चंदा दें, पैसा दें, जिससे हम इसको बना करके हम दुनिया भर में सप्लाई करेंगे। तो वो भी एक ठो पैदा हुए थे नए नए, क्योंकि चोरी की हरकत ही पाकिस्तानियों की, उससे तो बाज आना नहीं उनको। अब जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले जब जब इस सब चीज़ों को वॉच कर रहे थे तो उनकी नज़र में कहीं ना कहीं ईरान भी था, पाकिस्तान भी था, सब कुछ था। क्या होगा? और इजराइल के बारे में कहा जाता है वो 20-25 साल का टारगेट बना के चलता है। उसी टारगेट फ्रेम में आप सोचिए कि उनके टारगेट सेट थे। 2-3 घटनाएं आती हैं जो बड़ी अजीब होती हैं और आपके शायद आँखों के सामने से दिख जाएगा क्लियर कट कि इस युद्ध के शुरू होने का बैकग्राउंड क्या था, युद्ध किस हालात में आ गया था शुरू होने के पहले। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक जाते हैं कुछ साल पहले, एक उनकी कार रुकती है रेड सिग्नल पर, उसके सामने एक ट्रक खड़ा होता है, कई महीने से वहीं खड़ा था, टूटा फूटा, टुकड़े करके एक बंदूक ईरान में लाई जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में बट करके उसको असेंबल किया जाता है। उसमें कोई नहीं होता है, बंदूक दिखती भी नहीं है,
निशाना सेट रहता है, उसका ट्रिगर सेटेलाइट के थ्रू इजराइल में होता है। बंदूक खड़ी है टुटहे से एक ट्रक के ऊपर, टूटा हुआ ट्रक चौराहे पे, वहाँ वो कहते हैं महीनों सालों से खड़ा था, किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे वो परमाणु वैज्ञानिक सामने आता है, ट्रिगर चलता है, इजराइल से सेटेलाइट का आदेश मिलता है, गोली चलती है, आदमी मर जाता है। उस गाड़ी में 3-4 लोग थे, लेकिन सिर्फ वही एक मरता है। आप सोचिए कितना बढ़िया निशाना था, इतना बढ़िया निशाना। तो मतलब कोई सामने बैठ के क्या मारेगा कि 3-4 लोग हों गाड़ी के अंदर मार दो। वो इजराइल से बैठ करके मतलब रिमोट से चलाया, बंदूक यहाँ खड़ी है और वो आदमी मर गए, वैज्ञानिक साहब मर गए। और उससे बड़ी चीज़ कि जैसे ही उनकी डेथ हुई, वो बंदूक और ट्रक भी वहीं ब्लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया। एक आपको एग्जाम्पल ये मिलता है। दूसरा, आपको कुछ महीनों पहले बात है कि अचानक ईरान में पेजर फटने लगे वैज्ञानिकों के, है ना। अब आप सोचिए, पेजर शायद भारत में मैंने तो नहीं देखा 15-20 साल से। ये लोग पेजर यूज़ क्यों करते थे, पेजर आया कैसे, पेजर भेजा कौन, है ना। तो वो भी आया कि भाई इतने साल पहले एक डमी कंपनी बनाई गई, शेल कंपनी बनाई गई, उसने कितने साल पहले पेजर को इनको सप्लाई किया, उसकी ही चिप में कुछ प्रॉब्लम थी, अचानक पेजर के टेम्परेचर बढ़ने लगे, पेजर फटने लगे। अब जिसके जिसके हाथ में पेजर है वो फट गया, कोई मरा, कोई घायल हुआ। अब आप ये सोचिए कि उस कंडीशन में अगर किसी को मालूम चलने लगे कि भाई उसका मोबाइल फटने लगेगा, तो कोई मोबाइल यूज़ करेगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई अचानक ऐसे कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कुछ तो हुआ होगा। और पेजर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो शायद अब कहीं देखने को भी नहीं मिलती। तो वो जो सामान भेजा गया था वो कितने साल पहले भेजा गया होगा। अब आप सोच लीजिए कितना पुराना इनका सिस्टम चलता है। हालात यहाँ तक हो गए थे फटने के कि मोबाइल मतलब पेजर तो छोड़िए, लैंडलाइन फ़ोन फटने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हाई ऑफिसर्स के घर के कमोड फटने लगे। अब अगर कमोड फटने लगे, टेलीफोन लाइन फटने लगे, तो भाई टेलीफोन पुराना वाला लैंडलाइन, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता ना कैसे होगा। लेकिन मोसाद ने ये काम इजराइल में करके दिखाया और वो कर रहा था। पिछले कई सालों से इनकी रेकी बराबर चल रही थी ताकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना आगे बढ़ा पाएँ। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ सालों के लिए ये लोग ऐसा कर लेते थे। मतलब अगर कहीं एक बार भी विस्फोट कर दिया, या अगर आपने एक बार भी हल्का सा, अगर आपने किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए अगर आपने कोई भी व्यवधान पैदा कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है कि वो चीज़ 4-6 साल पीछे चली जाती है। लेकिन इजराइल और अमेरिका को ये पूरा प्रोग्राम ही ख़त्म करना था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अब वो उनके दोस्त नहीं थे। दोस्त की कीमत होती है, अगर दोस्त दुश्मन बन जाए तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और हुआ यही था कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के दोस्त से दुश्मन बन गए थे ईरान वाले। अब इसका क्या किया जाए। अब आपको मैं कुछ पीछे के भी कुछ घटनाक्रम बताता हूँ। अगर आप देखेंगे 2023 में फिर वैसा ही हुआ था जैसा कि 67 के आसपास एक बार हुआ था इजराइल में। 7 अक्टूबर 23 को कोई त्यौहार था इजराइल का, सब लोग छुट्टी पे थे और घरों में फंक्शन चल रहे थे। कहा जाता है हिजबुल्लाह के आतंकवादी और फ़िलिस्तीन की तरफ से लोग पैराग्लाइडर को यूज़ किए और उड़ते हुए इजराइल में घुसे, क्योंकि इजराइल की कहा जाता है कि जो इंटरसेप्ट करने की क्षमता बहुत बढ़िया है। हम सुनते थे, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम कहते हैं भारत की अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी इनका बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, चाहे थाड हो या आयरन डोम हो, इजराइल का तोड़ दिया बिल्कुल ईरान ने, तो कहा ही नहीं जाएगा। लेकिन पहले जो फ़िलिस्तीन की तरफ से या हिजबुल्लाह के रॉकेट आते थे, ये लोग उसको पकड़ लेते थे। लेकिन पैराग्लाइडर से अटैक इसलिए किया गया क्योंकि आदमी आएंगे और लो फ्लाई करेंगे तो वो कभी भी रडार में नहीं आएंगे। और हुआ यही, वो लोग बिल्कुल उड़ते हुए आए
ऐसा शायद दूसरा एग्जाम्पल था इनकी तरफ से। पहला एक बार और हुआ था और इन्होंने ऊपर से ही हवा में मारना शुरू किया और लोग मरते चले गए। 2024 में अगर हम देखेंगे तो भी छुटपुट मिसाइल हमले दूसरे देशों के ऊपर ईरान ने किए और इजराइल ने भी ईरान पर अटैक किया, ये सब चीज़ें सामने आई। जब पैराग्लाइडर से जब अटैक किया था तो फिर ईरान ने भी मारा, ऐसा नहीं कि वो सॉरी जब पैराग्लाइडर से जब अटैक हुआ तो इजराइल ने भी पलटवार किया, ऐसा नहीं है कि इजराइल छोड़ देगा। 24 में भी अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ें सामने हुई कि फिर से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने भी दूसरे देशों पर मारा। जुलाई 24 में एक कांड होता है तेहरान में, हिजबुल्लाह के बड़े नेता थे इस्माइल हानिया, वो मार दिए गए। और मज़े की बात यह है कि वो जहाँ छुपे थे, कहा जाता है वो एक सीक्रेट जगह थी, तो इस्माइल हानिया को तेहरान में मारा गया। 2025 में आपको याद होगा कि 13-14 जून को ईरान पर इजराइल ने हमला किया और फिर से इन दोनों देशों के बीच में मिसाइलों का युद्ध होता है। ये ईरान वाले इजराइल पर मिसाइल मारते हैं, इजराइल वाले ईरान पे मारते हैं। कुछ दिनों के बाद वो युद्ध रुक जाता है ना, और धमकी दी जाती है हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको देख लेंगे, ये सब चीज़ें हो गई। इस अटैक में भी ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मरे और ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि अगर आपने कोई अटैक किया तो हो सकता है, मतलब अब आप देखिए ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ रहा था, तनाव बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गया। कहा यह जाता है कि हूती आतंकवादियों और हिजबुल्लाह को बैक सपोर्ट ईरान का है। नो डाउट हूतियों का तो पता नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान का फुल सपोर्ट है, क्योंकि ऐसी कुछ रिपोर्ट हैं कि जब ये चीज़ें इजराइल को मालूम थी कि ये उनका ही बी टीम है, क्योंकि इस खमनेई को भी तो आखिर इन्होंने ही पैदा किया था ना। जब 79 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो अमेरिका और इजराइल ने इनको प्रमोट किया था, शाहरजा पहलवी को हटाया था, तो पता था इनको कि हिजबुल्लाह इनकी बी टीम है, जानते थे अच्छे से। हूती भी इनकी बी टीम हो सकती है, लेकिन कितना सपोर्ट है ये तो अमेरिका कहता है कि भाई ये ईरान की बी टीम है, लेकिन हिजबुल्लाह के बारे में तो ईरान का सपोर्ट है, ये बात तो शुरू से पता है। ये बात तो इजराइल को भी मालूम था कि ये उसको सपोर्ट करते हैं, शुरू से पता था, क्योंकि इनके कुछ सीक्रेट डील्स में बैठते थे। बाद में वही संगठन हिजबुल्लाह बन गया। दूसरी बात अगर आप देखें तो फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जिसको हम लोग कहते थे, यासिर अराफात वाला, वो अब कहाँ है? वो तो कहीं नहीं है। उसकी जगह पे इसने हिजबुल्लाह ने ले ली, और हिजबुल्लाह आप देखिए अब शांतिप्रिय आंदोलन जो चल रहा था उसकी जगह पर उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया। यासिर अराफात के भारत से अच्छे संबंध शुरू से थे और हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत ने शुरू से इस चीज़ को कहा है कि हम वहाँ पर द्विराष्ट्र नीति जो आपकी थी फ़िलिस्तीन और इजराइल, हम उसको मानेंगे। भारत शुरू से कहता आया, क्योंकि ये बना ही इसीलिए था कि भाई 55% पे इजराइल, 45% पे फ़िलिस्तीन, तो भारतीय नीति शुरू से यही थी। लेकिन बाद में क्या क्या चीज़ें होती चली गई, और फिर अब आप भी कुछ दिन कुछ महीनों का आप देखिए तो बिल्कुल किस तरीके से गाजा को बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग कर दी गई, समतल कर दिया गया, और यहाँ तक कहा गया अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कि हम यहाँ पर प्लाटिंग कराएंगे, यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी होंगी। तो अगर आप इस तरह के बयानबाजी करेंगे और आप इस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें टकराव की ओर आगे जाएंगी, और टकराव होगा। टकराव ऐसे होगा कि आपने ही इन्हें आगे बढ़ाया, आप ही अब इनको कह रहे हो कि हम काटें। और अगर आप देखेंगे तो देखिए अमेरिका की दुनिया एक बड़ी अजीब सी रही है। ये घूम फिर के लोग कहते हैं 180 डिग्री पे घूम जाता है ये आदमी, है ना, मतलब बिल्कुल पलट गया। मुझे लगता है 360 पे घूमने वाला कोई अगर आदमी होता है ना तो वो अमेरिकन होते हैं। देखिए कैसे 79 में
अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ घुसा, उसके खिलाफ इन्होंने तालिबान और अलकायदा बनाया, सोवियत संघ के खिलाफ लड़े। 90 आते आते सोवियत संघ टूट गया और फिर उसके बाद तालिबान अलकायदा खाली हो गए, कोई काम धाम नहीं था। उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाद में 2001 पर जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, तो यही 2001 के अक्टूबर महीने से अलकायदा और तालिबान पर बमबारी कौन करता है? अमेरिका। ठीक है, पहले उसको आगे बढ़ाया, फिर उस पर बमबारी की। अब आगे देखिए, हामिद करजई से लेकर गनी तक की सरकारें आई अफ़गानिस्तान में, उनसे बात नहीं किया। अब किससे बात कर रहा है? तालिबान से। अब भाग गए अफ़गानिस्तान छोड़ के, सत्ता किसको दे गए? फिर से वही तालिबान को, तालिबान के बी टीम को। मतलब वही बात हो गई कुल मिलाकर के कि जिसको पैदा किया फिर उससे लड़ रहे हैं, फिर उसी को दे रहे हैं। ये क्या करते समझ में नहीं आता। अब आप ईरान में आइए, ईरान में अयातुल्लाह ख़ुमैनी को इन्होंने पैदा किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या बाकी चीज़ें इन्होंने दिया। अब ये उससे चिढ़ गए, जब चिढ़ गए तो उसी को हटा दिया। फिर उसी सहर रजा पहलवी के बेटे को आगे प्रमोट किया, जिसकी सरकार को हटाए थे। वो भी 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सामने आया, है ना। और अब फिर से जो अगर आप देखेंगे तो अब इनको हटा दिया, मार दिया, जो कुछ भी किया, और अब उसको आगे लाएंगे। सद्दाम को देखिए, सद्दाम को प्रमोट किया। सद्दाम का तो एक मैंने यहाँ तक वीडियो देखा कि वो नाम लेकर के सद्दाम हुसैन सिगरेट पीते हुए बोल रहे हैं, ये लोग जो है हॉल में खड़े हो जाएं। वो खड़े हो गए कि आप बाहर जाइए। जैसे बाहर गए उनको लोगों ने मार दिया। बाद में इसी सद्दाम को ईरान इराक युद्ध हुआ, इराक कुवैत युद्ध हुआ। बाद में 2003 में इन्होंने अटैक किया कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है। फिर कह दिया कि इनके पास WMD नहीं मिला, लेकिन उसको फिर भी फांसी दे दी, है ना। तो अपने ही लोगों को पहले जो है, वो अपने पहले लोगों को चूज करो, उनको सत्ता दो, फिर उनको हटाओ। ये इनका काम है। ये सब क्यों करते समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं 180 डिग्री घूम गए। मैं कहता नहीं भाई, 360 घूम जाते हैं। ये अमेरिकन हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हैं ना, कोई भरोसा नहीं कब पलट जाएं ये। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये अपना एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र में ये नए नए लोगों को चूज़ करते हैं। अब देखिए, उसमें इन्होंने बर्बाद किसको किया? अगर हम कहते हैं कोई अगर इस जगह बर्बाद होता है तो कौन है बर्बाद? इसमें हुआ है पूरा अरब देश। अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में अरब देश वालों को इन्होंने अय्यासी और मज़े लेने की ऐसी बीमारी लगा दी है कि उनकी अंदर एक प्रवृत्ति हो गई है, सिर्फ वही बाज लेके घूमो, बाज उड़ाओ, चीता पालो, कुत्ते से लड़ाओ, है ना, ऊँट खाओ। ये जो दुनिया भर की जो बकवास की चीज़ें हैं उन्होंने कर दी। आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव में या उनके दिए गए जो मज़े लेने की प्रवृत्ति में आज अरब देशों की हालत ये है कि जब ईरान अटैक कर रहा है तो इनके पास अपना कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे अड्डे अमेरिका ने कब्जे कर रखे हैं। ये सब उनके पेरोल पे थे कि तुम हमको बचाने आओगे, और आज बचाने अमेरिका के अड्डों, अमेरिका के सारे अड्डे तो वहीं थे, उन पर अटैक हो गया। अब समस्या क्या है? ये आखिर लड़ाई आ कहाँ रही? लड़ाई आ गई है भारत के सामने। भारत के सामने कैसे लड़ाई आई? अब आप देखिए, पूरा हार्मुज सेज नहर कहाँ आकर खुलती है? हिंद महासागर के अरब सागर में। अमेरिकन के प्लेन कहाँ खड़े हैं? नेवल शिप पे, हिंद महासागर में। और डियोगो गार्सिया में किसने बम मारा? मिसाइल मारी? ईरान ने। तो इस समय पूरा हिंद महासागर आपके एक स्पॉटलाइट में है। दूसरी चीज़ क्या है कि भारत हिंद महासागर का अपने आप को उत्तराधिकारी मानता है। तो ये सिक्योरिटी चैलेंज किसके सामने है? वो है भारत के सामने। और भारत के सामने क्यों सिक्योरिटी चैलेंज है? क्योंकि भारत को अपनी सिक्योरिटी तो मजबूत करनी है, साथ में अपनी नेवी की भी क्षमता यहाँ पे दिखानी है, और ये दिखाना है कि यहाँ जो कुछ कर सकता है वो हम कर सकते हैं। चीन यहाँ पे आना चाहेगा, और वो कह रहे हैं कि एक अपने स्पाई नेवल शिप के थ्रू यहाँ पे है। रूस के लिए समस्या है, यूरोप के लिए समस्या है, भारत के लिए समस्या है।
और एक सबसे बड़ा देश है, एक संगठन है देशों का, OIC, वो क्या कर रहा है। अब इन मुद्दों पे अगले वीडियो में बात की जाएगी। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।